एससीओ की बैठक में ईरान की अपनी एक अलग मंशा निकलकर सामने आई। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने भी पहलगाम को लेकर बात करी और सबसे बड़ी चीज शी जिनपिंग क्या चाहते हैं वो भी निकलकर सामने आया। जहां एक तरफ एससीओ की बैठक हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ नाटो ने ब्राजील, भारत और चाइना के सामने मांग रखी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं आप। इन तस्वीरों में आप देखेंगे डॉक्टर एस जयशंकर को ईरान के विदेश मंत्री के साथ, इसके अलावे सरगई लावारोव के साथ ये जब भी मिलते हैं एकदम खुलकर दोस्ताना जैसा रिश्ता इनका दिखता है। अब इस मुलाकात में बहुत सारी बातें जो बहुत खास हैं वो निकलकर सामने आई हैं। जैसे कि शी जिनपिंग ने अपना स्टेटमेंट दिया। पहले तो इन्होंने सब विदेश मंत्रियों से मुलाकात करी और उस मुलाकात के बाद एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से और दुनिया के हालात भी बदल रहे हैं। 24 साल पहले जब एससीओ का गठन किया गया था और आज के समय में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है और अब हमें एससीओ को और भी ज्यादा बेहतर करना होगा और हमें डेवलपमेंट वगैरह को बढ़ाना होगा। जो मेंबर स्टेट हैं उनको और भी ज़्यादा साथ मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। हालांकि ये अच्छी बातें बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि चाइना बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, लेकिन अपने भाषण में इन्होंने कुछ मंशाओं को जाहिर कर दिया कि चाइना क्या चाहता है। चाइना चाहता है जीडीआई को, चाइना चाहता है जीएसआई को और चाइना चाहता है बीआरआई को। शी जिनपिंग चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये आगे बढ़े। बीआरआई के बारे में तो हम लोगों ने सुना ही है, देखा ही है, लेकिन यहाँ जीएसआई है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, यानी कि एक तरीके से ये अपना एक नाटो बनाना चाहते हैं। वो वैसे ही है जीडीआई, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये भी एक तरीके से बीआरआई का रूप ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीएसआई अगर बना भी लें, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में देश शामिल हो भी जाएं, तो ये फिर वही देश शिकायत करेंगे। चाइना का सबसे बड़ा समस्या क्या है? चाइना के दुश्मन चाइना के पड़ोसी ही हैं और ऐसे में फिर ये देश कहाँ जाएंगे? तो नाटो बनाने का कोई मतलब तो नहीं बनता है। लेकिन एससीओ में एक मंशा जाहिर हो गई और वो मंशा ये जाहिर हो गई कि ये लोग एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जो ग्रुप इनकी रक्षा अमेरिका से करे, अमेरिका के प्रतिबंधों से करे। अब ये चीज ईरान की तरफ से भी निकल कर आया सामने। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि एससीओ एक संगठन के तौर पर काम करे, एक ऐसे संगठन के तौर पर जो प्रतिबंधों को रोक सके और अगर किसी देश का हमला होता है, किसी की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ती है, तो ये संगठन एक साथ रिएक्ट कर सके। तो ईरान क्यों बोल रहा है ये समझ में आ रहा है। ईरान भी इस चीज को अच्छे से जानता है कि इजराइल और ईरान के युद्ध का खतरा टला नहीं है। फिलहाल के लिए भले रुक जरूर गया है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। दोनों ही तरफ से जो आक्रामक बयान आते हैं उस बयान के बाद ये माना जाता है कि ईरान अभी भी इस टेंशन में जी रहा है कि यहाँ हमले हो सकते हैं और लड़ाई बढ़ सकती है। ऐसे में ईरान चाहता है कि एक जुगलबंदी हो, चाइना की, रूस की, दोनों साथ हैं। हालांकि रूस ने इस मामले में यही कहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से हल होना चाहिए, लेकिन ईरान कहीं न कहीं इन दोनों को अपने साथ चाहता है। ईरान के इजराइल के साथ लड़ाई में रूस तो प्रत्यक्ष तौर पर साथ नहीं आया, पर चाइना ने कई बार अपने आप को ईरान के साथ खड़ा भी बताया है। इस वजह से भी एससीओ को लेकर ईरान की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं। अब रही बात भारत की, तो भारत यहाँ एससीओ में क्यों पहुंचा है? बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि भारत को एससीओ में नहीं जाना चाहिए, एक ही टेबल पे नहीं बैठना चाहिए जहां पाकिस्तान का भी एफएम बैठा हुआ है और ये पहलगाम का हमला हुआ था, इसके बाद तो भारत को जाना ही नहीं चाहिए। एससीओ के महत्व को भारत ने बढ़ा दिया। अगर आप अभी के ग्लोबल बदलाव को देखेंगे ना, एक बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में भी और कूटनीति में भी, वो होता है कि कभी भी आप सारे दरवाजे बंद मत करो, दरवाजा हमेशा खुला रखो। दरवाजा खुला रखने से ये होता है कि आप आगे की चीज संभाल सकते हो, बदल सकते हो। इसका बड़ा उदाहरण देखो आप, पाकिस्तान ने भारत के साथ ऐसी दुश्मनी करी कि उसने दरवाजा ही बंद कर लिया और इससे क्या हुआ, पाकिस्तान को अगर कुछ मौका मिलता भी
तो वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया। वहीं मालदीव को देखें आप, शुरुआती दौर में मालदीव की तरफ से आक्रामक बयानबाजी हुई, लेकिन बाद में उसने अपने आप को संभाला और भारत के साथ रिश्ते अच्छे किए। और एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर भारत की तरफ से देखें तो अफगानिस्तान, जहां तालिबान के सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे थे दरवाजा बंद कर लो, लेकिन भारत ने दरवाजा खुला रखा, बातचीत जारी रखी और आज का समय ये है कि भारत को अफगानिस्तान में अपने नीतियों को चलाने में मदद मिल रही है। तो भारत का इस सम्मेलन में होना कुछ गलत नहीं है, और वो भी ऐसे सीन के समय जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की नीतियों का कुछ अता पता नहीं है, कब किसके ऊपर टैरिफ लगा दें, ये अपने दोस्तों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो भारत तो काफी दूर का दोस्त है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर पहलगांव का मुद्दा उठाया और उन्होंने पहलगांव को एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा कि हमने ये गठन किया था एससीओ का इसलिए कि आतंकवाद को हम पनपने नहीं देंगे, आक्रामकता को पनपने नहीं देंगे। और पहलगांव की घटना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए सदस्य देशों को एकमत होकर काम करने की जरूरत है। ये बात डॉक्टर एस जयशंकर ने खुले तौर पर पाकिस्तान के सामने बोली भी। खैर, शी जिनपिंग के स्पीच से एक और चीज निकल कर आई और वो कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि दुनिया के जो एससीओ के मेंबर हैं और उनके लीडर हैं वो अगली मीटिंग में मिले। चूंकि अगली मीटिंग राष्ट्र अध्यक्षों की मीटिंग है, तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है पीएम मोदी को ये चाइना बुलाना चाहते हो। अब आगे क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। अब एक उदाहरण देखिए कि इस वक्त किस तरीके से पश्चिमी देश प्रेशर देते हैं। अभी नाटो की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई और नाटो ने हथियार मांगे। $300 मिलियन के कथित तौर पर हथियारों के लिए अमेरिका ने हामी भर दी और ये हथियार रूस के खिलाफ यूक्रेन को दिए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रंप ने इस बात को साफ किया कि भाई अमेरिका हथियार दे नहीं रहा है, अमेरिका नाटो को हथियार बेच रहा है और नाटो ये हथियार यूक्रेन को देगा। अब यहाँ पर नाटो के चीफ रट्टे ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो भारत और चीन, ब्राजील, इन तीनों से मैं कहूंगा कि ये रूस के ऊपर प्रेशर डालें और रूस को मनाए कि वो युद्ध को रोक दे। एक तरीके से देखने को मिल रहा है कि नाटो भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है, वहीं अमेरिका की तरफ से 500% से 100% की टैरिफ लगाने की बात हो रही है, वो भी तेल खरीदने पर। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि The Ukraine war had started. Immediately, within the first 6 hours, petrol prices, oil prices went up. Now, we again came to a moment of choice. We frankly came under a situation of stress, which is some countries, very powerful countries, because they were looking at it from their perspective, as people do. The problem for us was they were customers of Russia and they had now started buying in the Gulf and the Middle East, which was our supplier. So our supplier now jacked up the prices. Now what do you do in this situation? You either have a clear sense of your own interest, have the courage, the determination to say, no, my interests require me to do this. Or because these are very powerful, influential countries, you say, okay, bhai, if you say so, This is what we will do. एक बात बताओ, जब इन्होंने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया, ये खुद रूस से तेल खरीदते थे, बाद में इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट से, सऊदी अरब वगैरह से, उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया, तो फिर हम लोग कहाँ से खरीदते? हमारे अपने भी हित हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका या पश्चिमी देश भारत के ऊपर दबाव भी बना रहे हैं, ब्राजील जैसे देशों के ऊपर दबाव भी बना रहे हैं कि ये सबसे मिलकर चलें, बैलेंस बनाकर चले, अपने हितों को देखते हुए चले। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।